हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल एसजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी। आज हम चर्चा करने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाएं एवं प्रारंभिक ज्ञान के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा सिलेबस कैसा दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसको कवर करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो हमें कवर करना है वो है जीव विज्ञान की शाखाएं एवं प्रारंभिक ज्ञान। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि विज्ञान की शाखाएं कौन सी हैं। ठीक है, विज्ञान की शाखाएं कौन सी हैं। सबसे पहली शाखा दी है जीव विज्ञान की शाखा है, भौतिक की शाखा है और रसायन विज्ञान की शाखा है। विज्ञान की शाखाओं को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो इसमें से हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान को। ओके, तो अब हम आइए देखते हैं कि जीव विज्ञान में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया है वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान की शाखा कहलाते हैं। जैसे कि हम हैं, जीव जंतु है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो किया जाता है जिनमें जान होती है, समस्त जीवधारियों का अध्ययन जो किया जाता है वो जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अरस्तु को दिया जाता है और अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लेंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी इसलिए सॉरी। अब हम देखते हैं कि आगे देखते हैं। तो आगे दिया हुआ है बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेविरेंस जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन 2 वैज्ञानिकों ने किया था। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लेमार्क जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेविरेंस जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। अब हम देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं को। तो जीव विज्ञान की शाखाओं में क्या क्या दिया हुआ है आइए हम ये देखते हैं। सबसे पहले दिया है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में हम विशेषतः कवकों का अध्ययन करते हैं। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है एक तरह से। ओके, प्रीलिम्स पॉसिबल फैक्ट, जैसे कि प्रीलिम्स में जो फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे दिए हुए हैं प्रीलिम्स पॉसिबल फैक्ट के नाम से। ओके, तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि कवक वर्ग में यूकेरियोटिक और परपोषित जीव शामिल होते हैं। ठीक है, इनके गुण जंतुओं तथा पादपों से जरूर मिलते हैं, परंतु अधिकतर गुण पादप से मिलने के कारण इसे वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हम माइकोलॉजी का अध्ययन जो है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यह परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। ओके, ये जो है परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं, मतलब दूसरे जीवों पे निर्धारित होते हैं और मरे हुए जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से आप इतने समझ सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और इसके उदाहरण है मशरूम, पेनिसिलियम और ईस्ट। ओके, अब आगे हम देखते हैं कि हमें क्या देखना है। तो आगे दिया हुआ है फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत जो है हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। इसमें भी प्रीलिम्स पॉसिबल फैक्ट दिए हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट है शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल जो है उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यह सामान्यतः नमी स्थल और समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक है, वर्णक के आधार पर इन्हें 3 प्रकारों के होते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है हरा शैवाल। यह हरे रंग का होता है जैसे क्लोरेला। ओके, तो आपको इन्हें याद कर लेना है। वह वर्णक के आधार पर इन्हें 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हरा शैवाल, इसे हरे रंग का होता है, क्लोरेला कहते हैं। लाल शैवाल होते हैं, ये लाल रंग के होते हैं जैसे कि ट्राइकोस्थियम एरिथ्रियम। ओके, तीसरा है भूरा शैवाल। तो यह भूरे रंग के शैवाल होते हैं जैसे लेमिनेरियम। ओके, इसके बाद हम देखते हैं
कि शैवालों से संबंधित परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं, जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक, उन्हें। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं अंतरिक्ष शैवाल के नाम से प्रसिद्ध क्लोरेला। सबसे बड़े आकार के शैवाल जो है मैक्रोसिस्टम सिस्टिस। ओके, मैक्रोसिस्टिस। फिर है कछुए की पीठ पर पाए जाने वाला शैवाल प्रोटोडर्मा। घोंगे की पीठ पर पाया जाने वाला शैवाल क्लाडोफोरा। ओके, और उसके बाद है हाइड्रा के अंदर पाया जाने वाला शैवाल जू क्लोरेला। ओके, अब हम आगे देखते हैं। आगे भी दिया हुआ है कि आइसक्रीम में उपयोगी शैवाल जो है अगर अगर हम अगर अगर पाउडर का यूज़ करते हैं ना, ये वही है। समुद्री सलाद के नाम से प्रसिद्ध शैवाल अल्वा। भूमि को उपजाऊ बनाने वाला शैवाल नॉस्टक। भालू के ऊपर पाए जाने वाला शैवाल स्लोथ। ठीक है, जैसे वो स्मूथ होते हैं इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ये स्लोथ। सत्य शैवाल के नाम से प्रसिद्ध शैवाल यूमेटस। आयोडीन के निर्माण में सहायक शैवाल लेमिनेरिया। और मलेरिया उन्मूलन में सहायक शैवाल जो है नाइटेला। नाइटेला की वजह से ही मलेरिया की जो कवक है, मतलब सॉरी शैवाल है, वो उत्पन्न होते हैं, उनके उन्मूलन का ये कारण है। ठीक है, अब हम देखते हैं लाइकेनोलॉजी। ओके, तो जो है लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लाइकेन क्या होते हैं हम इन्हें समझते हैं। तो लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टिस ने किया था। किसने किया था? थियोफ्रेस्टिस ने किया था। ओके, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को हम लाइकेन कहते हैं। कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। कवक और शैवाल के बीच जो सहजीवी संबंध को हम हेलोटिज्म कहते हैं। लिटमस पेपर जो होते हैं वो लाइकेन के बने होते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इक्थियोलॉजी। ओके, तो इसमें क्या है, मत्स्य वर्ग का अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी कहलाता है। मत्स्य वर्ग का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले देखेंगे हम मत्स्य वर्ग जलीय जंतु होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पानी में रहते हैं। इनका श्वसन गलफड़ों से होता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यह असमतापी कोल्ड ब्लोडेड एनिमल्स होते हैं। ओके, यह असमतापी होते हैं। इनके हृदय कक्षों की संख्या जो होती है 2 होती है। जैसे मानव हृदयों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, ठीक उसी प्रकार इनके हृदय कक्षों की संख्या जो होती है 2 होती है। ओके, इनमें एकल रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बैक या डॉर्सल फिन जो संतुलन बनाए रखने में मछली की सहायता करते हैं। बैक डॉर्सल फिन जो संतुलन बनाए रखने में मछली की सहायता करते हैं। ओके, मत्स्य वर्ग के उदाहरण शार्क, स्कोलियोडोन, टार्पीडो, हिप्पोकैम्पस, गम्बूसिया, स्टोनफिश, रोहू, कतला मछली, ये जो है इक्थियोलॉजी के उदाहरण हैं। ओके, अभी यहाँ पे दिया हुआ है कन्फ्यूज़न पॉइंट। कन्फ्यूज़न पॉइंट क्या है कि कुछ मछलियाँ जो परीक्षा में जाल में फंसाती है क्योंकि ये मछली होते हुए अन्य वर्ग में शामिल है। ओके, तो जो व्हेल मछली है ना वो स्तनधारी वर्ग में आती है और डॉल्फिन भी स्तनधारी वर्ग में आती है। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा वर्ग में आती है और कैटल फिश मोलस्का वर्ग में आती है। जेली फिश सिलेंट्रेटा वर्ग में आती है और स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा वर्ग में आती है। ओके, तो हम इन्हें आगे देखेंगे, बार बार रिवीजन से याद होगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे हर्पेटोलॉजी। सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन को हम हर्पेटोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी, तो सरीसृप पृथ्वी पर
पहले स्थलीय जंतु है। तो पहले स्थलीय जंतु कौन है? सरीसृप। इनकी प्रमुख विशेषता रेंग कर चलना है। सांप रेंग कर चलते हैं, तो इस तरीके से आप समझ लिए। इनमें श्वसन त्वचा और फेफड़ों दोनों से होती है। इनमें जो श्वसन क्रिया होती है वो त्वचा और फेफड़े दोनों से होती है। इनके हृदय कक्षों की संख्या 3 होती है। मगरमच्छ अपवाद है, इसमें जो है 4 हृदय कक्ष होते हैं। ओके। इनमें अश्रु ग्रंथि अनुपस्थित होती है। इनमें जो अश्रु ग्रंथि है वो अनुपस्थित होती है। कुछ सरीसृपों में लैंगिक निर्धारण तापमान के आधार पर निर्धारित होता है। ओके। और सरीसृप जंतुओं में अंतःनिषेचन होता है। सरीसृप जंतुओं में क्या होता है? अंतःनिषेचन होता है। अब हम आगे देखते हैं सरीसृप वर्ग के उदाहरण। सबसे पहला है अजगर। अजगर ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं पाया जाता। अजगर जो है पाइथन ऐसा सर्प है या सांप है जिसमें जहर नहीं पाया जाता। फिर है डायनासोर। जुरैसिक काल में विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप था। ओके। फिर तीसरा है कोमोडो ड्रैगन, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप है। चौथा है किंग कोबरा, घोंसला बनाने वाला व दूसरे सांपों को खाने वाला, इसे हम किंग कोबरा के नाम से जानते हैं। मगरमच्छ, एकमात्र सरीसृप जिसके हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। इनमें तापमान के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बैट्राकोलॉजी। बैट्राकोलॉजी, उभयचरों के अध्ययन को हम बैट्राकोलॉजी कहा जाता है। ओके। उभयचर स्थलीय एवं जलीय जंतु होते हैं। ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। इसे मछली वर्ग और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी कहा जाता है। जैसे शैवाल को कवक, मतलब जैसे लाइकेन को कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार ये उभयचरों को मछली वर्ग एवं सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है। कुछ उभयचरों में श्वसन त्वचा से होता है और कुछ में गलफड़ों से। कुछ है जो त्वचा से श्वास लेते हैं और कुछ गलफड़ों से लेते हैं। यह असमतापी होते हैं। इनमें हृदय कक्षों की संख्या 3 होती है। उभयचरों में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता। यह शीतकाल में शीत निद्रा में चले जाते हैं। इस वर्ग के जीवों में सर्वप्रथम जीभ का विकास हुआ। जो हमारी टंग है ना, उनका विकास उभयचरों में हुआ। उभयचर के उदाहरण, सबसे पहला है मेंढक। इसका नाम राना टिगरीना है। राना टिगरीना। मेंढक के बच्चों को टैडपोल कहा जाता है। राना टिगरीना और मेंढक के बच्चों को टैडपोल कहा जाता है। फिर दूसरा है हाइला, इसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ओके। अब हम आगे देखते हैं ऑर्नियोथोलॉजी। ऑर्नियोथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्नियोथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का जो अध्ययन होता है उन्हें हम ऑर्नियोथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों में श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है और इनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इनमें जो है 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो है समतापी है होते हैं। इनका अग्रपाद, जो सामने वाला पैर है, वो पंखों में रूपांतरित होता है। जो इनका सामने वाला पैर है वो पंखों में रूपांतरित होता है। पक्षी वर्ग का वर्गीकरण, सबसे पहला है पैलियोगाइनेथी। पैलियोगाइनेथी ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं सकते, जैसे कि शुतुरमुर्ग, कीवी और एमू। और दूसरा है नियोगाइनेथी, ऐसे पक्षी जो उड़ सकते, जैसे कबूतर, कौवा, चिड़िया और दूसरे पक्षी। अब दिया है सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग और सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्विफ्ट। फिर है उल्टा उड़ने वाला पक्षी हमिंग बर्ड और विश्व का सबसे छोटा पक्षी भी हमिंग बर्ड है और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे तेज दौड़ने वाला और सबसे बड़ा पक्षी है, और उल्टा उड़ने वाला और विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, और सबसे तेज दौड़ने वाला स्विफ्ट है। ओके। अब हम देखते हैं मेमोलॉजी।
मेमोलॉजी। अब मेमोलॉजी में क्या है, स्तनधारियों के अध्ययन को मेमोलॉजी कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले है स्तनधारी सर्वाधिक विकसित वर्ग है। स्तनधारी जो है सर्वाधिक विकसित वर्ग है। इनमें श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है। स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होता है। यह समतापी होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे स्तनधारी वर्ग 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रोटोथीरिया, ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं, उदाहरण के लिए एकिडना और प्लेटिपस। ओके, दूसरा है मेटाथीरिया, ऐसे स्तनधारी जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते, जैसे कंगारू। ठीक है, और तीसरा है यूथीरिया, ऐसे स्तनधारी जो पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, उदाहरण के लिए मानव। ठीक है, उसके बाद है सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी जंतु हाथी, और फिर है सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु व्हेल मछली। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी जंतु है हाथी और सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु है व्हेल मछली। ओके, और सबसे बड़ा स्तनधारी जलीय जंतु भी व्हेल मछली होगा, क्योंकि वो ऐसे भी सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे एंथोलॉजी का। इसमें पुष्पों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। पहला है पुष्पों का मुख्य कार्य पौधों के लिए प्रजनन और बीज का निर्माण करना होता है। जो पौधों का मुख्य कार्य है वो पौधों के लिए प्रजनन और बीज का निर्माण करता है। दूसरा है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया अर्नोडाई है, रेफ्लेसिया अर्नोडाई। ओके, और विश्व का सबसे छोटा पुष्प वोलिफिया है। ओके, उसके बाद है पुष्प को मुख्य 4 भाग होते हैं। सबसे पहला है जायांग, फिर है बाह्य दलपुंज, उसके बाद है दलपुंज, फिर पुमांग। ओके, तो हम देखते हैं बाह्य दलपुंज, यह पुष्प का सबसे बाहरी वाला चक्र होता है। सबसे भारी जो पत्तियां होती है, बड़ी बड़ी पेटल्स जो होती है, वो होता है बाह्य दलपुंज। उसके बाद जो होता है दलपुंज, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो बाह्य दलपुंज के अंदर स्थित होता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं पुमांग। पुमांग क्या होता है? यह पुष्प का नर भाग होता है जो शीर्ष भाग को परागकोश कहा जाता है। यह पुष्प का नर भाग होता है जिसके शीर्ष भाग को परागकोश कहा जाता है, और होता है जायांग, ये पुष्प का मादा भाग होता है। ओके, फिर है पुष्प के प्रकार, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प पपीता और मक्का, और द्विलिंगी पुष्प होते हैं सरसों और गुड़हल। अब हम देखेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होता है? फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहा जाता है। ओके, अब हम देखेंगे फलों का निर्माण अंडाशय ओवरी से होता है। उसके बाद परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। ओके, उसके बाद है परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। सत्य फल क्या होते हैं? जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। उदाहरण के लिए आम, टमाटर, अंगूर और केला। ओके, और असत्य फल क्या होते हैं? कभी कभी अंडाशय, पुष्पासन और बाह्यदल आदि भाग लेते हैं तो उसे असत्य फल कहते हैं। उदाहरण के लिए सेब फल और काजू, नाशपाती। ओके, अब हम देखते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? उत्तकों का अध्ययन करने वाली शाखा हिस्टोलॉजी कहलाती है। सबसे पहले देखेंगे एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। उसके बाद है उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी वैज्ञानिक बिशेट ने किया था। किसने किया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक बिशेट ने किया था। उसके बाद है जाइलम। जाइलम का मुख्य कार्य जल और खनिजों का संवहन करना होता है, और फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये काम फ्लोएम का होता है। ओके, अब हम देखते हैं अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता वंशागत लक्षणों का अध्ययन अनुवांशिकता कहलाता है। सबसे पहले है ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, और उनका वास्तविक नाम योहान था।
ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1857 में मेंडल के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। ओके, और आनुवंशिकता के सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ओके, अब हम आगे देखेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे विषाणु विज्ञान कि विषाणु क्या होते हैं। विषाणु के अध्ययन को हम विषाणु विज्ञान कहा जाता है। विषाणु विज्ञान की खोज जो है रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने की थी। विषाणु की खोज 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजेक रोग के कारण खोज करते समय हुई थी। किस रोग के कारण हुई थी? मोजेक रोग के कारण। ओके, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिसकी स्थापना 1952 में की गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है MPPSC प्रीलिम्स 2020 का भी है। अब है विषाणु सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पादप विषाणु। इनमें न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है, उदाहरण TMV। फिर है जंतु विषाणु। इनमें न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतः DNA और कभी कभी RNA होता है, उदाहरण के लिए है इन्फ्लुएंजा वायरस। और तीसरा है बैक्टीरियोफेज। ये केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में DNA पाया जाता है, उदाहरण के लिए T2 फेज। ओके, अब हम आगे देखेंगे जीवाणु विज्ञान कि जीवाणु विज्ञान क्या है। ओके, तो जीवाणुओं के अध्ययन को हम जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है जो एकल या समूह में पाए जाते हैं। ओके, जीवाणु की खोज 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक को ही जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दिया था। लुई पाश्चर ने रोगों के जन्म मत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जो लुई पाश्चर है, उन्होंने रोगों के जन्म मत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ओके, वैज्ञानिक लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत को प्रस्तुत किया। सामान्यतः जीवाणु बैसिलियस, कोकोस, स्पिरेली, हेलिकल और कॉमा आकृति में पाए जाते हैं। ओके, जीवाणु के अध्ययन राइजोबियम, दलहनी फसलों के गांठ में उपस्थित, और लैक्टोबैसिलस दही निर्माण में सहायक होते हैं। अब हम जंतु विज्ञान से संबंधित शाखाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी के नाम से जानते हैं, जीवित या मृत जानवरों का अध्ययन करती है। ओके, फिर है ओफियोलॉजी, जिसे हम सर्पेटोलॉजी कहते हैं। इसमें सांपों का अध्ययन और सरीसृप विज्ञान की एक शाखा है। फिर है एरेक्नोलॉजी, इसमें मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट, जिसमें जीव शरीर की रासायनिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एंटोमोलॉजी, जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है मायोलॉजी, इसमें पेशियों का अध्ययन किया जाता है। फिर आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है ऑस्टियोलॉजी, इसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओके, उसके बाद है कॉन्ड्रोलॉजी, इसमें उपस्थित से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं, उपस्थित से संबंधित अध्ययन। ओके, उसके बाद है ओडोंटोलॉजी, इसमें है दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है फाइलोजेनी, इनमें जीवों के विकासवादी विकास का अध्ययन किया जाता है। फिर है टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का अध्ययन करना। एंथ्रोपोलॉजी, मानवता का समग्र वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन। विरूपता विज्ञान,
मनुष्यों में पाई जाने वाली जन्मजात विरूपताओं का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन, हेप्टोलॉजी यकृत का अध्ययन, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन करना, जेरेंटोलॉजी आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना। ओके, उसके बाद है प्राइमेटोलॉजी मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन। फिर है सेरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन। टैटोलॉजी जीवों में उपस्थित लक्षणों का अध्ययन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। ओके, तो सबसे पहला दिया है पादप आकारिकी, पादप की जो है आकार एवं बनावट का अध्ययन। पादप वर्गीकी पादपों की विविध जातियों की खोज, वर्णन, पहचान, वर्गीकरण एवं नामकरण से संबंधित है। कोशिका आनुवांशिकी कोशिकांग कोशिका विभाजन की विधियों का अध्ययन। फिर है विकास प्राणी और पादपों का विकास का अध्ययन। उसके बाद है पादप पारिस्थितिकी पादप एवं वातावरण के आपसी संबंध का अध्ययन। भ्रूण विज्ञान लैंगिक जनन की विधि में युग्मक बनते हैं, गर्भधारण के पश्चात भ्रूण का पूरा विस्तार का अध्ययन। फिर है डेंड्रोलॉजी काष्ठ वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। फिर है डेंड्रोक्रोनोलॉजी पेड़ों के वार्षिक वलय और आयु का अध्ययन। फिर है एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन एवं पालन कैसे किया जाता है। पैलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पीडोलॉजी मृदा संबंधी अध्ययन। और हाइड्रोपोनिक्स जो है मृदा विहीन पादप संवर्धन। ओके, फिर हम आगे देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण शाखाएं कौन सी शाखाएं। इसमें है एथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। फिलोलॉजी भाषा की संरचना और विकास का अध्ययन। फिलेटली डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन। आइकोनोग्राफी प्रतिमा और चित्रकला का अध्ययन। न्यूमेमेस्टिक्स सिक्कों या मुद्रा का अध्ययन। इपिग्राफी शिलालेख का अध्ययन होता है। सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन। लिथोट्रिप्सी पथरी के इलाज की चिकित्सा की विधि है। काइनेस्टेटिक्स शरीर की भाषा का अध्ययन। फिर है केलोलॉजी मानवीय सुंदरता का अध्ययन। ओके, फिर है साइबरनेटिक्स मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन। होलोग्राफी किसी वस्तु का त्रिविम 3D चित्र। क्रोनोलॉजी समय एवं अवधि का अध्ययन। होरोलॉजी समय का मापन विज्ञान। ओके, उसके बाद दिया हुआ है विभिन्न वर्गों के बीच की कड़ियाँ। ओके, तो हम इसमें देखते हैं युगलिना जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी है। विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृपों और पक्षियों के बीच की। ठीक है, प्रोटीरोस्पोंजिया प्रोटोजोआ और पेरिफेरा की बीच की कड़ी है। नियोपिलिना मोलास्का और एनिलिडा। ओके, पेरिपेटस एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। प्रोटोथीरिया सरीसृप और स्तनधारी। और बेलेग्नोग्लोसेस अकशेरुकी और कशेरुकी के बीच की कड़ी है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उनके जनक। ओके, तो सबसे पहला है जीवाश्मिकी लियोनार्डो डी विंसी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान लिनियस। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। चिकित्सा शास्त्र
हिप्पोक्रेट्स, कवक विज्ञान माइकेली, जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच और सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पाश्चर, भारतीय ब्रायोलॉजी SR कश्यप। ओके, फिर हम देखते हैं एग्जाम हेल्प में क्या क्या दिया हुआ है। शाखाएं और संबंधित अध्ययन, तो मैरीकल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन होता है, संवर्धन से संबंधित अध्ययन। ओके, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन से संबंधित अध्ययन। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। ओलीकल्चर जैतून का उत्पादन। ओके, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन और ओलीकल्चर जैतून का उत्पादन। हेलीकल्चर घोंगे का संवर्धन। मोरीकल्चर शहतूत का उत्पादन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। ठीक है, फिर हम देखते हैं पीसीकल्चर मत्स्य पालन। फिर है फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। वर्मीकल्चर केचुआ पालन। हार्टिकल्चर बागवानी और परमाकल्चर सतत कृषि। अब हम कल देखेंगे जीव विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान। तो तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।